जय हिंद सर। Sit down. थैंक यू सर, थैंक यू। संक्षिप्त में अपना परिचय दें, नाम छोड़ के। सर, वर्तमान में मैं इंडियन एयरफोर्स में सार्जेंट पोस्ट पे पिछले 14 साल से कार्यरत हूँ। मैं मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले का निवासी हूँ। ग्रेजुएशन मैंने 2005 में किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इग्नू से 2011 में किया है। इस परीक्षा में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट लोक प्रशासन ही है। तेजी से सीखना, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, जहाँ मेरी कुछ खूबियां हैं, वहीं मीठा भोजन और सुबह देर तक सोना मेरी कमियां हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। खाली समय में खाना बनाना पसंद करता हूँ, जबकि कॉलेज के लाइफ में मैं एसएस का वॉलंटियर था। अच्छा, खाना बनाना खाली समय पसंद करते हैं। ये सर, खाना बनाने का जो आपका हॉबी है, ये प्रशासन में क्या कैसे मदद करेगा? सर, जैसा कि कुकिंग है सर, प्रशासन में इसका बहुत ही उपयोग है, क्योंकि कुकिंग और प्रशासन में एक तरीके के कार्य किए जाते हैं। फर्स्ट सर, प्लानिंग के लेवल पे, कुकिंग करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्रशासन में हमें किसी नीतियों पे प्लानिंग करना पड़ता है। कुकिंग में सर सभी इंग्रेडिएंट्स का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स छोटे हो या बड़े हो। प्रशासन में भी जो हमारे सभी व्यक्ति और संरचना कार्य करते हैं, उनका सभी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी की योगदान को हम कम आंक नहीं सकते। खाना बनाने में सर धैर्य एक महत्वपूर्ण चीज है कि बिना खाना तैयार नहीं होता। प्रशासन में भी सर नीतियों के क्रियान्वयन में धैर्य बनाए रखना पड़ता है, और जिस प्रकार खाना बनने के पश्चात अगर खाना स्वादिष्ट बनता है तो एक कुक को आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। उसी प्रकार एक प्रशासक अगर अपनी गतिविधियों का सही ढंग से संचालन करे और लाभार्थियों तक उसका लाभ पहुंच जाए तो उसे आत्मसंतुष्टि महसूस होगी। प्रशासन में इसका व्यवहारिक क्रियान्वयन आप कैसे करेंगे, ये बताइए। व्यवहारिक स्तर पे सर प्रशासन में इसका 2 स्तर पे क्रियान्वयन है सर। एक सर जो अभी स्कूल में सर मिड डे मील योजना चलाई जा रही है, उसके माध्यम से। दूसरा सर, आंगनबाड़ी में जो बच्चे को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके माध्यम से, उसके कुशल निरीक्षण के माध्यम से मैं चाहूंगा कि बच्चों को सही पौष्टिक तत्व मिले, जिससे बिहार में पोषण की समस्या कम हो। अच्छा, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस पॉइंट क्या क्या होता है? सर, विकास प्रशासन जो है वो 2 मुख्य आधारों पर फोकस करता है। एक है सर विकास के लिए प्रशासन, और दूसरा है सर प्रशासन का विकास। ये 2 मुख्य स्तंभ है, जिसे जानकर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को डिराइव किया गया है कि अगर प्रशासन अगर विकास करना है तो उसके लिए भी बेहतर प्रशासन की जरूरत है, और प्रशासनिक संस्थाओं में भी विकास की आवश्यकता है, तभी वो विकास के लिए अपना योगदान सही से दे पाएंगे। एक चीज कहा जाता है कि जो ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को, इट इज टू पेडागॉगिक rather than रिजल्ट ओरिएंटेड। आप इस बात से सहमत हैं? सर, जो इंडिया में ट्रेनिंग पैटर्न फॉलो किया गया निश्चित रूप से परंपरागत था और ब्रिटिश व्यवस्था की देन थी, लेकिन समय के साथ हमने इसमें काफी परिवर्तन किए हैं, और वर्तमान में भी इसमें परिवर्तन जारी है, ताकि जो अधिकारी या कर्मचारी को ट्रेनिंग दिया जाए वो वस्तु स्थिति की से जुड़ा हो, ताकि उनके व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग हो सके। तो यह एक परिवर्तन का दौर है सर, इसमें परिवर्तन जारी है। अच्छा, आजकल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ज्यादा हावी होते जा रहा है, इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? सर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो व्यवस्था है वो संवैधानिक रूप से मान्य है। वर्तमान में इसकी बढ़ती हुई घटना के पीछे कारण यह है कि
जटिलताएं बढ़ रही है, समस्याएं अचानक आ जा रही है, तथा विगत कुछ वर्षों में भारत में जो विधायिका है संसद, वो कुछ कारणों से अपनी वो भूमिका नहीं निभा पा रही है जो उसे निभानी चाहिए थी, जिस कारण डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा, मैस्लोज का जो थ्योरी नेचर ऑफ मोटिवेशन, उसमें और हर्ट्जबर्ग का जो मोटिवेशन है थ्योरी जो है टू फेट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इस दोनों में क्या अंतर है? सर, अब्राहम मास्लो का जो आवश्यकता पद सोपान का सिद्धांत है, जो अभिप्रेरणा के लिए उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने एक क्रम में आवश्यकताओं को सजाया था कि इस क्रम में लोगों को आवश्यकताएं पूरी होती रहती है और व्यक्ति उसी के अनुसार मोटिवेट होता रहता है। जबकि हर्ट्जबर्ग का मानना था कि आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है, एक जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है और दूसरा जो व्यक्ति को उत्प्रेरित करती है। तो जहां मैस्लो का मानना था कि सभी आवश्यकताएं वस्तु को उत्प्रेरित करती है, हर्ट्जबर्ग का मानना था कि सभी आवश्यकताएं नहीं, बल्कि रचनात्मक आवश्यकताएं या जॉब एनरिचमेंट के संबंध में जो आवश्यकताएं हैं वही व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। अच्छा, वेबर का जो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, उसकी प्रासंगिकता वर्तमान में आप देखते हैं? सर, मौलिक रूप से वेबर के द्वारा दिया गया नौकरशाही का जो प्रिंसिपल है, वो मूल रूप में तो आज मौजूद नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि अब नौकरशाही जैसी अवधारणा नहीं रही। लेकिन नौकरशाही के संबंध में जो उनके विचार है वो काफी हद तक आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि अब हम सिविल सर्वेंट के रूप में बहुत सारी उन नीतियों को अपनाते हैं जिसकी अवधारणा वेबर ने नौकरशाही में किया, जैसे अनामता, लिखित दस्तावेज, एक सर्विस और राजनीतिक तटस्थता जैसे विभिन्न अवधारणाओं का आज भी प्रयोग, पदानुक्रम जैसी व्यवस्था आज भी देखने को मिलती है। अच्छा, अब भारत में पहले दो स्तर का शासन था, एक केंद्र का, एक राज्य स्तर, और तीसरा हो गया पंचायती राज। तो कोरोना संकट में आप किसकी ज्यादा अहम भूमिका मानते हैं, पंचायती राज संस्था की या राज्य सरकार की या केंद्र सरकार, ग्राउंड लेवल? सर, कोरोना एक अपने आप में विशिष्ट किस्म की समस्या हमारे सामने आई, जैसी समस्या हमारे सामने पहले मौजूद नहीं थी। तो सभी प्रमुख एजेंसियों को एक नई भूमिका में देखा गया। केंद्र सरकार इसमें महामारी अधिनियम के तहत एक प्रखर भूमिका में सामने आई, तथा जो परिवर्तन चाहिए थे या जो जरूरतें थी उसके अनुसार उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि क्या किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार की अधिक भूमिका दिखाई पड़ती है। हालांकि स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने में, जो विशेष रूप से सर बिहार में जो माइग्रेंट्स लेबरर्स बाहर से आए, उनके क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था करने में, उन्हें स्थानीय जरूरतों को पहुंचाने में स्थानीय प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मिशन एडमिशन क्या है सर, फिर से बताएं। मिशन एडमिशन? सॉरी सर, इसको नहीं। अच्छा, कैट को कहता है इट इज लाइक वॉच डॉग, क्यों? सर, कैट की स्थापना भारत में संविधान के आर्टिकल 148 के अंदर में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में की गई, जो ब्रिटिश संसद की परिकल्पना के अनुसार है। लेकिन वास्तव में भारत में कैट को नियंत्रक की भूमिका नहीं दी गई है, सिर्फ परीक्षण की भूमिका दी गई है। और वो पूरे परीक्षण चूंकि योजनाएं पूरी होने के बाद या समय के बाद दिखाई पड़ती है, इसीलिए इन्हें वॉचडॉग के रूप में कहा जाता है। अच्छा, बबलू जी। जी सर। प्रकाश जी, आवाज जा रही है? यस सर। आवाज जा रही है प्रकाश जी? यस सर, यस सर। हाँ, तो अभी हाल ही में
हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। यस सर। मिशन कर्मयोगी यस सर। यस सर। क्या है मिशन कर्मयोगी, बताइए। सर, मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजनरी स्टेप है, जिसमें वो सिविल सेवक को रूल्स की जगह रोल्स चेंजेस के रूप में देखते हैं, ताकि जो हमारी सिविल सेवा की व्यवस्था है वो पीपुल ओरिएंटेड हो और अपनी भूमिका को आगे बढ़ाए। और सर, इससे ज्यादा सर मैं इस चीज संबंध में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ तो पहले पीपुल ओरिएंटेड नहीं रही होगी, इसीलिए उन्होंने इसकी शुरुआत की। सर, पीपुल ओरिएंटेड सिविल सर्विसेज हमारी शुरू से प्राथमिकता रही है, लेकिन प्रशासन की जटिलताओं, नियम और कानूनों की अधिकता के कारण निश्चित रूप से सर कुछ हद तक इसमें जो लोग हैं वो उपेक्षित रह गए, और जिसको अभी वर्तमान में पिछले कुछ दिनों से बदलने का प्रयास किया भी जा रहा है, और आगे भी यह प्रक्रिया सर पूरा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, क्या नाम है उसका? सर शायद प्लेटफॉर्म है, पर मैं श्योर नहीं हूँ सर इसका। ओके। अच्छा, ये हमारे इंडिया में प्रशासन में भ्रष्टाचार है, इस बात को आप स्वीकार करते हैं? सर, प्रशासन में भ्रष्टाचार है एक बहुत ही सरलीकृत शब्द है। हमारे समाज में अगर भ्रष्टाचार मौजूद है और उसी समाज को अगर प्रशासन में आते हैं तो एक दो लोगों में तो उस चीज को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन संपूर्ण रूप से प्रशासन में भ्रष्टाचार है इस चीज को सर स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिहार के संदर्भ में हम देखते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे सिविल सेवकों को रंगे हाथों निगरानी विभाग के द्वारा गिरफ्तार किया गया, उन पर कार्रवाई की गई, उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया। और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, तो क्या कारण है कि इतने ऊंचे पदों पर जाने के बाद भी लोग करप्ट हो जाते हैं, करप्शन में संलिप्त होते हैं? क्या कारण देखते हैं इसके पीछे आप? सर, मौलिक रूप से एक व्यवस्था में करप्शन के 3 कारण होते हैं। पहला सर कि व्यवस्थागत जटिलताएं, अगर किसी सिस्टम में जटिलताएं हैं तो वो करप्शन को बढ़ावा देती है। दूसरा असर कि अगर कार्यों की अधिकता हो, अगर जितने लोग हैं उसकी तुलना में अगर कार्य ज्यादा है तो वो भी भ्रष्टाचार को, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना को कम करता, बढ़ावा देता है। और तीसरा सर एक महत्वपूर्ण कारण है व्यक्तिगत निष्ठा का अभाव। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से, नैतिक रूप से भ्रष्ट हो जाए तो शायद उस भ्रष्टाचार को रोकना सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जबकि प्रथम 2 कारणों पे बिहार सरकार ने बहुत ही कार्य किया है, और इसके लिए राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, राइट पीपुल्स ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म की व्यवस्था किया है, ई टेंडरिंग की व्यवस्था किया है पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, और उत्तरदायित्व के बढ़ाने के लिए जो बिजनेस के द्वारा जो ऐसे अधिकारी जो पकड़े जा रहे हैं जो भ्रष्ट हैं, उनकी संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। तो प्रथम 2 कारणों पे तो सरकार ने बहुत ही बेहतर प्रयास किया है। तीसरी जो व्यक्तिगत निष्ठा का अभाव है, अगर इस स्तर पे कमी है तो इसको सर सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सुधार के रूप में, नैतिक व्यवस्था के सुधार के रूप में किया जा सकता है। आश्चर्य की बात यही है प्रकाश जी ना, कि इतने नियम कानूनों के बावजूद भी, इतनी कार्रवाइयों के बावजूद भी ग्राउंड लेवल पर करप्शन कम नहीं हो रहा है। इसको दूर करने के लिए क्या उपाय है आपके पास? सर, इसको दूर करने के लिए सर 2-3 प्रयास किए जा सकते हैं। पहला तो है सर कि कार्यों की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को निश्चित किया जाए। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है। सभी ऑफिसों में हम सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं, और जो हर एक विभाग में जो कार्य होते हैं उसको लेकर एक वन विंडो सिस्टम की व्यवस्था किया जा सकता है। एक विंडो पे एक कर्मचारी हो और जो व्यक्ति को सारी सूचनाएं उपलब्ध है, जिससे बिचौलियों को दूर किया जाएगा सिस्टम से, और क्योंकि ये बिचौलिए हैं सिस्टम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो अभी कौन कौन सा काम हमारे यहाँ बिहार में हो चुका है, कौन कौन सा काम आपके अनुसार बाकी है करना?
सर जैसे सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में एक आरटीपीसीएल ये सिस्टम ब्लॉक लेवल पे लागू किया गया है। पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी लागू किया गया है। दूसरे स्तर पे सर जो एक सिंगल विंडो सिस्टम सभी व्यक्तियों की समस्या को एक विंडो पे सभी सूचनाएं उपलब्ध कराने वाली जो बात है, उसमें सर अभी और कार्य करने की जरूरत है और सीसीटीवी मॉनिटरिंग को सर भी अभी और बढ़ाया जाना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि कार्यालय के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। जी सर। इसमें तो बहुत सारी गोपनीय बातें भी पब्लिक हो जाएंगी। नहीं सर, पब्लिक तो तभी होंगी जब भ्रष्टाचार के केस आएंगे ऐसे, और अगर भ्रष्टाचार अगर सिस्टम में है तो उसे दूर करना भी सर जरूरी है। कार्यालय के लोग ही भ्रष्ट है तो वो तो मान लीजिए उसको भी सूचना को भी बाहर निकाल देंगे वो। नहीं सर, इससे सर कार्यालय के लोगों पे दबाव के रूप में भी ये काम करेगा कि लोग ऑफिस के दौरान अगर सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रही है तो वो गलत काम करने से बच करेंगे सर। अच्छा, वायुसेना में महिलाओं को शामिल किया गया और शायद अच्छा काम भी कर रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? सर भारतीय वायुसेना एक बहुत ही आधुनिक सेना है और महिलाओं के संदर्भ में उसके सकारात्मक सोच रहे हैं और इसी संदर्भ में 1992 ईस्वी से ही भारतीय वायुसेना में अधिकारी स्तर पर महिलाओं को प्रवेश दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद 2008 में सर परमानेंट कमीशन दिया गया और पिछले 3 सालों में सर 2017 में सर लड़ाकू पायलट के रूप में भी महिलाओं की नियुक्ति की गई है, जो एक बहुत ही सर सराहनीय और प्रशंसनीय। आपके बिहार से भी एक वायुसेना ऑफिसर है जिन्होंने काम किया, बताएं उनके बारे में। लड़ाकू विमान उड़ा है। यस सर, बिहार से सर दरभंगा की रहने वाली सर फ्लाइंग ऑफिसर भावना कांत है, जो पहली लड़ाकू पायलट है। उनके साथ 2 और लोगों को भी प्रथम चरण में प्रवेश दिया गया था। अभी आपने कहा है जो दुनिया का सबसे ज्यादा मॉडर्न जो है अपना इंडिया का एयरफोर्स है, ये कहाँ तक आपको सही लगता है? सर फिर से बताएंगे सर। आपने कहा जो अपना जो इंडियन फोर्स है वो बहुत ही मॉडर्न हो चुका है ना, एडवांस तक हो चुका है, ये बात हमको ठीक लग नहीं रहा है। सर इंडियन फोर्स के जो आधुनिक और मॉडर्न होने की बात है तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सर यह सबसे मॉडर्न है। हमने एक विकास की लंबी सीढ़ी चढ़ी है जहां से हम तो लंबी दूरी हमने तय की है अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए। मॉडर्नाइजेशन सर इन एवरी फील्ड, इन थिंकिंग प्रोसेस, इन मैन पावर एंड मटेरियल्स, इन आर्मामेंट्स, इन एयरक्राफ्ट एंड अदर एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर तक आप बना नहीं सकते हैं, है ना? तो आप हेलीकॉप्टर नहीं बना पाए अभी तक, तो कैसे कह सकते एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं? क्या मॉडर्न हुआ? तो क्षमा चाहता हूँ सर, लेकिन भारत में सर HAL के द्वारा उन्नत किस्म के हेलीकॉप्टर बनाए गए हैं, MI-8, चीता, चेतक, जिनका निर्माण किया गया है और अभी तेजस के रूप में। इंजन कहाँ है? इंजन के स्तर पे सर हेलीकॉप्टर में तो सर हम खुद का इंजन प्रयोग कर रहे हैं। जो तेजस जहाज है उसमें सर क्रायोजेनिक सिस्टम में समस्या के कारण सर हम इलेक्ट्रिक इंजन यूज कर रहे हैं USA का। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है बताइए सर। क्रायोजेनिक एक सिस्टम है जिसमें कि बहुत ही मोर देन -150 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बर्न किया जाता है और जो इंडिया में कावेरी इंजन में जो प्रयोग किया जाना था क्रायोजेनिक इंजन, उसमें ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे जबकि हाइड्रोजन को -250 डिग्री सेंटीग्रेड पे बढ़ना था,
क्योंकि उस स्तर जाने के बाद एलिमेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, तो इसलिए तेजस उस का जो स्तर स्टेज को लाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए अभी तक हम कावेरी को सफल रूप से नहीं बना पाए। तेजस का जो इंजन लगा रहा है अमेरिका से, किस कंपनी से लाया जा रहा है? सर तेजस का जो ओरिजिनल इंजन मार्क 1 में लगा था और जनरल इलेक्ट्रिक का 4 इंजन था, जो कि मार्क 1A और मार्क 2 में जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजन नंबर 414 लगाया जा रहा है। अच्छा, ये चर्चा रहता है, सुनते हैं स्क्वाड्रन सर। तो कितने, एक स्क्वाड्रन में कितने विमान होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं? सर स्क्वाड्रन में विमानों की संख्या निश्चित नहीं होती, क्या 15 से लेकर के 45 के बीच में कुछ भी हो सकता है। वो स्क्वाड्रन किस जगह पे है और किस बेस पे है, इस स्थिति का आकलन करके वहां एयरक्राफ्ट की संख्या निर्धारित की जाती है। आगामी 10 साल एयरफोर्स का स्वदेशी तकनीक के विकास करने में या आत्मनिर्भर भारत अभियान में, है ना, क्या स्थान देखते हैं आप? तो स्वदेशी तकनीक के विकास के स्तर पे, अगर इंजन के स्तर पे सर हम जो कुछ हद तक सफलता पाए हैं क्रायोजेनिक इंजन में कावेरी के रूप में, अगर वो थोड़े और उन्नत ढंग में विकसित हो जाए तो जो हमारा एयरक्राफ्ट के सिस्टम अभी जो डेवलप किया जा रहा है एमका नाम से, एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया गया है, अगर इंजन के स्तर पे हमें सफलता मिल जाती है, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है, तो भारत स्वदेशी एयरक्राफ्ट के निर्माण में काफी हद तक सफल हो जाए। अच्छा, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान क्या होता है? सर विमान में जो एयरक्राफ्ट जो लड़ाकू यूज करते हैं उसको जनरेशन वाइज डिवाइड करते हैं। ये जनरेशन किस आधार पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर जो कोई प्रेजेंट एयरक्राफ्ट है उसमें हमेशा सर कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो प्रेजेंट सिस्टम में इनकॉर्पोरेटेड नहीं किया जा सकता हो, तो एक नए वर्जन की शुरुआत होती है। तो 5th जनरेशन 4th की तुलना में एक नया वर्जन होगा जिसमें सर 2 आधारों पर डिफरेंशिएट कौन जनरेशन का है सर? राफाल कौन जनरेशन का है? 5th 4th 6th? रफाल सर इनिशियली 5th जनरेशन के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन बीच में ही सर एक समस्या नहीं, एक आविष्कार हुआ कि मीटर वेव रडार खोजा गया जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी को खोजने में सक्षम था, इसीलिए सर 4th+ जनरेशन सेमी स्टील्थ टेक्नोलॉजी के रूप में कहा जा रहा है, क्योंकि यह कंप्लीटली स्टील्थ नहीं है आफ्टर मीटर वेव रडार आने के बाद। हाँ सर। कहा जा रहा है कि भारत की नौसेना मजबूत है, थल सेना भी मजबूत है, और भारत का सबसे कमजोर पार्ट है वायुसेना, और इस कारण छोटे छोटे उपलब्धियों को ग्लोरीफाई किया जाता है। जैसे रफाल के जो 4-5 विमान आए थे जिसका ग्लोरिफिकेशन ऐसा हो रहा था कि पाकिस्तान तो समाप्त हो ही गया और चाइना समाप्त होने वाला है। आपको नहीं लगता है अपने कमी को छिपाने के लिए ग्लोरिफिकेशन दिखाई दे रहा है? सर मैं चाहता हूँ डॉक्टर, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी निश्चित रूप से मजबूत है, और मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि इंडियन एयरफोर्स कमजोर है, पहली सर ये। और दूसरी सर, पिछले कुछ वर्षों में चीजें इस तरह से मतलब घटित हो रही हैं कि इंडियन मीडिया का जो स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे चीजों को अपने अनुसार कभी हाइप क्रिएट कर देते हैं। तो भारतीय एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने राफेल लाने के क्रम में उतनी पब्लिसिटी नहीं की जितना मीडिया ने किया है। तो इसमें सर एयरफोर्स का कोई ड्रॉबैक नहीं है, या हमारी जनरेशन की मीडिया की समस्या है जिसने कि इस चीज को इतना हाइप क्रिएट किया है। और एक तरीके से सर ये अच्छा भी है क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल रही है। तो कतर जैसे देश जो 2013 में उसके पास 54 विमान थे रफाल के, 13-14 से भी है, 15-16 से ऑपरेटिव सिस्टम पे है,
उसका ग्लोरिफिकेशन हमने तो नहीं देखा था, लेकिन हमारे यहाँ 4-5 विमान है उसका ग्लोरिफिकेशन हो गया। तो चलिए ठीक है, एयरफोर्स की जो कमियां हैं उसको कैसे दूर करना चाहिए सरकार को, अगर आपको सुझाव देने के लिए कहा जाएगा तो बताइए। सर, एयरफोर्स एक निरंतर परिवर्तन को देख रहा है टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स में, और टेक्नोलॉजी के लेवल पे कुछ सुधार हमेशा जारी रहते हैं। उसे हम कमियों के संदर्भ में नहीं, आगे विकास के रूप में देखते हैं। तो जो एयरक्राफ्ट की जो है, अगर वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अगर हम डेवलप कर पाए तो शायद यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जो इंजन के रूप में हम देखते हैं। तो एक इस एस्पेक्ट में सर सरकार को R&D में सर काफी खर्च करना चाहिए। अच्छा, ये अंतिम प्रश्न है आपसे, देश की सेवा महत्वपूर्ण है कि राज्य की सेवा पहले महत्वपूर्ण? सर, सेवा का विभाजन नहीं किया जा सकता कि किसकी सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। दोनों सेवाएं अपनी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो सेवा में है, चाहे वो उच्च स्तर का अधिकारी है, चाहे निम्न स्तर का श्रमिक है या चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, एक व्यवस्था के विकास में अपना योगदान दे रहा है। तो सेवाएं दोनों ही महत्वपूर्ण है। नहीं, आप देश सेवा का काम कर रहे हैं, उसको छोड़ करके राज्य सेवा में आ रहे हैं। इस संदर्भ में पूछा गया कि व्यक्ति को राष्ट्र सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण रखना चाहिए कि देश राज्य सेवा? सर, जहां तक मैं अपनी बात कहूंगा सर, तो मैं पिछले 15 साल से एयरफोर्स में हूँ, जो एक बहुत लंबी अवधि है, तथा इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अनुभव लिया है, और लोगों से दूर जाके सेवा का मौका मुझे मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि इन अनुभव और ज्ञान का प्रयोग मैं लोगों के बीच जाकर के करूं। चलिए, धन्यवाद, कोई बात नहीं। प्रकाश जी, आज आप ड्रेस में आए हैं, बेहतर लग रहे हैं, थैंक यू सर। ठीक है, और हाव भाव भी ठीक लग रहा है, हालांकि कभी बहुत स्टैटिक भी लग रहा था, लेकिन कभी कभी मुस्कुराहट आई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वो उस चीज में हम देख रहे थे, क्योंकि एक्चुअली है